हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673744, 93 365 24 24 4। यही कारण है कि दवा के प्रयोग के क्षेत्र में होम्योपैथिक प्रणाली एलोपैथिक प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ ठहरती। एलोपैथिक चिकित्सा में सिफिलिस के रोगियों की चिकित्सा हेतु पारे का उपयोग करने पर अधिकतर और अनिवार्य रूप से काली हाइड्रोआयोडिकम का 200 का प्रयोग होता रहता है। गंडमाला रोग के फलस्वरूप शरीर में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनके निराकरण हेतु भी इस औषधि का उपयोग एक वैकल्पिक औषधि के रूप में होता है। यह वैकल्पिक औषधि क्या है? इस विकल्प की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: एक ऐसी औषधि जो धीरे धीरे रोगी की आदतों अथवा प्रकृति में परिवर्तन लाती है और बिना किसी विशेष बाधा के उसे पूर्ण स्वस्थ बना सकती है। वस्तुतः यह एक अत्यंत श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में हर रोगी के लक्षणों को देखकर ही दवा का चुनाव किया जाता है। दवा का चुनाव रोगी और औषधि के लक्षणों की समानता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि दवा के प्रयोग के क्षेत्र में होम्योपैथिक प्रणाली एलोपैथिक प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ ठहरती, क्योंकि इसके अंतर्गत सूक्ष्म रूप से औषधि की परीक्षा की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उत्तम और उपयुक्त दवा चुनने वाले होम्योपैथ की सबसे बड़ी विशिष्टता यह रहती है कि वह लक्षणों में थोड़ा सा अंतर होने पर भी इन अंतरों और भेदों पर बारीक नज़र रखते हुए ही उपयुक्त औषधि का चुनाव करता है। यदि यह चुनाव विवेकपूर्ण ढंग पर हुआ हो और दूसरी दवा बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यह एक ही दवा रोगी को पूरी तरह रोग मुक्त कर देती है। यह भी कहा जाता है कि निमोनिया की चिकित्सा में भी इस औषधि का इस्तेमाल होता है, परंतु इस संबंध में मुझे प्रत्यक्ष जानकारी या अनुभव नहीं है। इस संबंध में डॉक्टर फेरिंग्स का कहना निम्न है: निमोनिया रोग में अब फेफड़े के यकृत के रूप में बदलने की क्रिया अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जब रोग किसी एक अंग या स्थान विशेष में केंद्रित हो जाता है या रक्तस्राव शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि ऐसे स्पष्ट लक्षण मौजूद न हों जिनसे ब्राइनिया 200 के फास्फोरस 30 या 200 या सल्फर 200 या 30 देने की ज़रूरत महसूस न हो, तो मैं आयोडीन या 200 या पोटास का आयोडाइड काली आयोडाइड इस्तेमाल करने की सिफारिश करूँगा। हिपैटिजेशन क्रिया के बहुत अधिक उग्र रूप पकड़ लेने पर मस्तिष्क में रक्त संचय होने अथवा मस्तिष्क में रस क्षरण होने की अवस्था में भी यह दवा उपयोगी सिद्ध होती है। इन अवस्थाओं वाले रोगियों का चेहरा शुरू में लाल हो जाता है, आँख की पुतलियाँ कुछ फैल जाती हैं, रोगी में तंद्रा उत्पन्न हो जाती है और देखने में वह बेलाडोना का रोगी जैसा प्रतीत होता है। परंतु बेलाडोना 200 का प्रयोग करने पर कोई लाभ नहीं होता है। रोगी की हालत और भी अधिक खराब हो जाती है, सांस भारी हो जाता है,
तथा आँख की पुतलियों पर रोशनी की क्रिया और भी घट जाती है। यह इस बात का संकेत होता है कि रोगी के मस्तिष्क में रस का क्षरण शुरू हो रहा है। यदि इस विकार पर काबू नहीं पाया गया तो रोगी को मृत्यु लगभग निश्चित रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन इसके बाद फैरिंगटन भी आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। वह केवल यह प्रश्न उठाते हैं कि बेलाटोना 200 से रोग क्यों दूर नहीं हुआ। ऐसे मामलों में केवल लक्षणों के आधार पर दवा देने से रोग का उन्मूलन नहीं हो सकता, क्योंकि यह रोग के सभी पहलुओं पर पूरी तरह गौर नहीं किया गया है। इस कथन से फैरिंगटन का वास्तविक अभिप्राय क्या है? इससे क्या उनका आशय है यह है कि उन्होंने हिपेटाइजेशन की अवस्था को दृष्टि में रखे बिना ही बेलाडोना 200 औषधि का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया था, अथवा वह यह कहना चाहते हैं कि अन्य लक्षणों के बिना ही फेफड़ों की यकृत भाव परिवर्तन ही लक्षणों के सभी पहलुओं को उजागर कर देता है। उनके भ्रम जाल में यह 2 चरण बिंदु हैं और प्रश्न उठता है कि इनमें से वह किसे चुनते हैं। मेरा तो यह कहना है कि रोग के अन्य सभी लक्षण फेफड़े को यकृत में बदलने की प्रक्रिया को छोड़कर रोग के सभी पहलुओं को प्रकट नहीं करता। यकृत में बदलने की प्रक्रिया भी एक प्रमुख लक्षण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्थात सभी लक्षणों में वह भी एक लक्षण है। अब उनका कहना है, अपने कान रोगी की छाती से लगाइए तो आपको महसूस होगा कि एक या दोनों फेफड़े कड़े और ठोस से प्रतीत होने लगेंगे। मैं इसे एक अत्यंत विषयनिष्ठ लक्षण मानूंगा और रोग पर विचार करते हुए उसकी किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह बात भी स्मरण रखिए कि अभयनिष्ठ, आश्रयनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों ही प्रकार के लक्षणों पर विचार करना और उन्हें ग्रहण करना उचित और उपयुक्त